हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आपका आरपीएस। आई एम रुद्र प्रताप सिंह और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक वन शॉट वीडियो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के चैप्टर पर, जो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर है क्लास 12 के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपनी वीडियो पर। तो अब हम शुरू करने वाले हैं अपना पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, या फिर इसे हम इलेक्ट्रोस्टैट भी कहते हैं। इसमें हम बात करेंगे चार्जेस की, उनके द्वारा निकलने वाली फील्ड्स की और इंटरेक्शन के वक्त एक दूसरे पर लगाने वाले फोर्सेस की। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, या टॉपिक कौन से कवर होने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है चार्ज और उनकी प्रॉपर्टीज़ को। उसके बाद चार्जिंग प्रॉपर्टीज़ या चार्जिंग प्रोसेस, यानी कि किस तरीके से हम किन्हीं दो बॉडीज़ को चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद कूलम्ब्स लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ इस चैप्टर का। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए एक खास तरीका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट लॉ गॉस लॉ, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आइए पहले हम बढ़ते हैं चार्जेस की तरफ। चार्जेस बेसिकली एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ है मैटर की, और ये उतनी फंडामेंटल है जैसे मास। उसके बाद ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैटर एबल हो पाता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के, और साथ ही साथ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट करने के। चार्ज कैन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट कर सकता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी। आइए जानते हैं कि आखिर उनकी कंडीशंस क्या हैं उस फील्ड्स को जनरेट करने के। तो ये तीन कंडीशंस हैं। अगर चार्ज रेस्ट पर है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। अगर चार्ज यूनिफॉर्मली वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट कर सकता है। और वहीं अगर वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी एक्सेलरेटेड चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा, और साथ ही साथ वो एनर्जी भी एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद डेफिशिएंसी एंड एक्सिस, बोथ कैन क्रिएट चार्ज ऑन बॉडी। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन का केस है तो डेफिशिएंसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज ले आएगी और वहीं एक्सिस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज ले आएगी। उसी तरीके से अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो डेफिशिएंसी नेगेटिव चार्ज ले आएगी और एक्सिस पॉजिटिव चार्ज ले आएगा। आगे बढ़ें तो अब हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। चार्जेस की अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज, जैसे एडिटिव इन नेचर। चार्जेस एडिटिव होते हैं नेचर में, यानी कि जो नेट चार्ज हम कैलकुलेट करते हैं वो क्या है, स्केलर एडिशन पे, स्केलर क्वांटिटी होती है चार्जेस। उसके बाद चार्जेस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम विल रिमेन कंजर्व। इट इज क्वांटाइज्ड, चार्ज क्वांटाइज्ड होते हैं। दैट इज नेट चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट चार्ज, यानी कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई। हेयर if it is minus E then it is charge on electron, if it is plus E then it is charge on proton, and n is any natural number. After that the SI unit of charge is coulomb या एम्पियर सेकेंड। उसी तरह सीजीएस यूनिट जो है वो स्टेट कूलम या ESU है। इसके डायमेंशन की बात करें तो ये M0 L0 T1 A1 पे बेस होती है। उसके बाद रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट होते हैं ये, उसी तरीके से ये फ्रेम इंडिपेंडेंट होते हैं। साथ ही साथ अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल फ्रीली एग्जिस्टिंग चार्ज होता है, और इसीलिए इसको बेस यूनिट ऑफ चार्ज भी कहा जाता है। उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलें तो वो है मेथड ऑफ चार्जिंग। अलग अलग तरह के चार्जिंग के मेथड्स। पहला मेथड आता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग। जब किन्हीं दो बॉडीज़ को हम आपस में रब करते हैं तो हायर एफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके पास होता है वो लोअर एफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी रखने वाली बॉडी से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, यानी कि चार्ज ले लेगा, और दूसरा पॉजिटिव चार्ज। इससे हमें क्या पता लगता है कि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ इस बॉडी से गए होंगे उतने इलेक्ट्रॉन इसके पास आए होंगे, यानी कि इन दिस केस बोथ बॉडीज आर चार्ज इक्वली एंड अपोजिटली इन नेचर। यहाँ पर फिजिकल कॉन्टैक्ट जो होता है वो रिक्वायर होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के लिए, और इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जो होता है वो क्रिएट किया जाता है। अगला जो मेथड आता है वो होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। जब चार्ज बॉडी को कॉन्टैक्ट में लाया जाता है एक न्यूट्रल बॉडी के तो शेयरिंग ऑफ चार्जेस होता है। अब शेयरिंग ऑफ चार्जेस किस लिए होता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि शेयरिंग ऑफ चार्जेस होगा, Q है, ये 0 कूलम है, ये Q कूलम है, तो जब कॉन्टैक्ट में आएंगे तो ये Q/2 हो जाएगा और ये भी Q/2 हो जाएगा क्योंकि चार्ज इक्वल होने हैं, तो वाह। लेकिन एक्चुअल क्या है, दिस पोटेंशियल इक्वलाइज करने के लिए चार्ज ट्रांसफर होता है, यानी कि ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे कैपिटल Q है और ये छोटी बॉडी Q/2 की है और यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर हुआ ही नहीं। अगर आपके पहले वाली थ्योरी से देखें तो यहाँ पे Q था और Q/2 था, 3Q/4 हर बॉडी पे आ जाना चाहिए था चार्ज। इससे 3Q/2 आता, हर बॉडी पे 3Q/4 हो जाता, चार्ज इक्वलाइज। लेकिन असल में पोटेंशियल इक्वलाइज होता है, चार्ज नहीं। अब इसमें क्या है, सेम काइंड ऑफ चार्ज अपीयर होता है दोनों बॉडीज़ पर, फिजिकल कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड होता है इसमें भी। उसके बाद अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, जो कि है चार्जिंग बाय मेथड ऑफ इंडक्शन। Q इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ कैपिटल Q इंटू 1 - 1 अपॉन K। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर Q इंड्यूस्ड, जो कि आपको याद रखना है। अब इसमें है क्या क्या वो जान लेते हैं, समझ लेते हैं पहले। तो K जो है ये होता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है। और फॉर मेटल्स K टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि Q इंडोज्ड Q हो जाएगा मेटल के लिए। अब इक्वल नेचर ऑफ चार्जेस अपीयर होगा दोनों ही बॉडीज़ पे। चार्ज ऑन इंड्यूसिंग बॉडी यानी चार्जिंग बॉडी विल नॉट डिक्रीज इन दिस मेथड, यानी कि जैसे ये एक बॉडी है, कोई भी बॉडी है जिसमें चार्ज है,
अब क्यू चार्ज है, इन दोनों में क्या हो रहा है, इसमें भी चार्ज इक्वलाइज होने के लिए इलेक्ट्रॉन इससे जा रहा था और तब दूसरी बॉडी चार्ज हो रही थी, इसमें चार्ज घट जा रहा था, इसमें भी सेम कहानी हो रही थी। इसमें क्या होगा, इसको अगर मैं आपको दिखाऊं कैसे होगा, तो फॉर एग्जांपल ये हमारा एक स्फीयर है, एक बॉडी है जिसको हमें चार्ज करना है। हमने क्या किया, यहाँ पर एक मेटल लाए, क्या कैसा था ये मेटल, पॉजिटिवली चार्ज। तो क्या होगा, अब सारे नेगेटिव चार्जेस इस साइड आ जाएंगे और सारे पॉजिटिव साइड इधर आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि चार्ज इक्वलाइज रखना है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से कर दी अर्थिंग। अर्थिंग जैसी करूँगा, ये जो इस साइड वाले जितने भी चार्जेस थे सारे अर्थ में चले जाएंगे, लेकिन ये वाले जो हैं वो इसके साथ अट्रैक्शन में है, यानी कि ये कहीं नहीं जा सकते, अपने मन से नहीं घूम सकते। अब क्या होगा, अब ये चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज थे ये तो हो गए गायब, पर नेगेटिव चार्ज रह गए। अब मैं क्या करना है, मेरे को आपको इसको हटा देना, नहीं तो क्या होगा, जैसे ही आप इसे हटाओगे ना, सारा ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अर्थ में भाग जाएगा। अब इसको हटा दो, ये जो चार्ज है, अब ये क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, जो ये बॉडी थी अब इसमें सिर्फ नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी क्या हुआ, ये क्यू का क्यू बना रह गया, इसमें चार्ज भी आ गया, किसी का चार्ज लॉस भी नहीं हुआ। ये काम होता है इंडक्शन का। अब बात आती है कूलम्स लॉ की। कूलम्स लॉ क्या कहते हैं, एनी 2 पॉइंट चार्ज बॉडी एट रेस्ट, यानी कि कोई भी पॉइंट चार्ज बॉडी जो कि रेस्ट पर है, किसके लिए, रेस्ट पे, हमेशा ये याद रखना, एट रेस्ट। मूविंग बॉडी के लिए, मूविंग चार्ज बॉडी के लिए ये काम नहीं करता। रेस्ट पर हैं वो अट्रैक्ट करेंगे अगर उनका जो प्रोडक्ट है वो क्यू से लेस है, और रिपेल करेंगे अगर क्यू से ज़्यादा है। ईच अदर विद अ फोर्स हुज मैग्नीट्यूड वेरीज ऑन द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली ऑन द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो एक्सप्लेन करने के लिए आइए हम इसमें थोड़ा एक डायग्राम लेते हैं। ये एक है Q1 चार्ज, ये हो गया हमारा Q2 चार्ज, इनको रख दिया हमने R दूरी पर, ठीक है। अब वो कह क्या रहा है उसे देखें अगर, तो वो कहना चाह रहा है कि F जो है, जो फोर्स इनके बीच में लग रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के प्रोडक्ट के। एक और बात कह रहा है, फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r² के। इससे हमने क्या कहा कि फोर्स जो होगा एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 बाई r² के। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन भी हटाना है, तो क्या किया, हटा दो भाई इसको, लेकिन क्या है सर, एक कांस्टेंट ले आओ, k ले आए हम। अब ये k क्या है, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ऊपर मैंने कहा था कि डाई इलेक्ट्रिक, यहाँ पे k जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। आइए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो एक्चुअली क्या क्या है, k जो है वो मैंने पहले ही बता दिया आपको क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसकी एक वैल्यू भी होगी, हाँ जी है वैल्यू, बिल्कुल है। क्या वैल्यू है, तो k जो है वो डायरेक्टली इक्वल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। इसकी वैल्यू भी तो होगी, तो हाँ है 9 × 10⁹ अब क्या डायमेंशनलेस है, नहीं है, इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब ये एक और नया वेरिएबल में ले आया एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या भैया, तो एप्सिलॉन नॉट ये क्या होता है, ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि किसी चार्ज को कितना परमिशन दे रहा है कोई मैटर फ्री स्पेस में घूमने के लिए। एप्सिलॉन नॉट जब लिख दिया मैंने तो ये फ्री स्पेस है। वहीं अगर मैं एप्सिलॉन लिख दूं, अगर सिर्फ एप्सिलॉन लिख दिया मैंने, तो ये होता है किसी भी मैटर के लिए, और एप्सिलॉन आर अभी आगे हम डिस्कस करेंगे क्या होता है, ठीक है। तो अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है ये भी आपको याद रखनी है, क्या होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू है। अब क्या है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। अब क्या बात है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्टिंग बिटवीन चार्जेस नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इंपॉर्टेंट है, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ना है, ये तो बता रहे हैं क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो कुछ नहीं है भाई, चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, चाहे वो अट्रैक्टिव नेचर का या रिपल्सिव नेचर का, उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमने डेफिनेशन के स्टार्टिंग में पढ़ा, सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए ही ये वैलिड होता है। आगे बढ़े तो आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या है भाई, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा सकते हो, ठीक है। ये एक सेंट्रल फोर्स है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल ऑलवेज एक्ट अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर। ये जो दो मैंने ऐसे ऑब्जेक्ट बोल दिए, तो इनका जो सेंटर है ना, इसको एक लाइन जॉइन कर दो, इसी लाइन पर फोर्स लग रहा होगा, इसी को हम कहते हैं सेंट्रल फोर्स। अब यह टू बॉडीज इंट्रैक्शन फोर्स है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ थर्ड चार्ज। तो अगला पॉइंट कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ मीडियम इंडिपेंडेंट फोर्स, मीडियम से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे नहीं पड़ता, इसके बारे में थोड़े जान लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ आइए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एनालॉग्स कह सकते हैं, वो सब भी जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है F12। ये क्या है, फोर्स है, फोर्स को हम F से डिनोट करते हैं, आपको बहुत पहले से पता है। फोर्स ऑन चार्ज, किस चार्ज पर, Q1, किसकी वजह से, आप किसी की वजह से लगेगा ना, दो बॉडी का इंटरेक्शन फोर्स है, तो ड्यू टू किससे, Q2 से। ये मतलब बनता है
कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं, क्या मेहनत करें। ये मैंने एक मस्त एक और लाइन आपके लिए लिख दी। क्या लिखा देखिए ज़रा। अब मैंने इसको चेंज करा 2 1 से, इसको चेंज करा 2 से, और इस वाले को चेंज कर दिया 1 से। लो नई लाइन भी बन गई। फोर्स ऑन ऑफ चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, यानी कि मैं कह सकता हूँ एफ ऑन ड्यू, ये लिखना है आपको। एफ यानी फोर्स लग रहा है, ऑन किस पर लग रहा है, ड्यू किसकी वजह से लग रहा है। तो जब मैं यहाँ 1 और यहाँ 2 डाला तो 2 पे लग रहा है, 1 पे लग रहा है 2 की वजह से, यहाँ 2 और यहाँ 1 डाल रहा हूँ तो 1 की वजह से लग रहा है 2 पर। ये मतलब बनता है। आगे देखें तो आगे आता है क्या, F12 किस की बात कर रहे हैं, वैक्यूम में क्या होगा, इसका एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है, वो याद रख लीजिए, अभी डिराइव भी करेंगे। Q2/R², ये के ही लिखा है मैंने अभी, ये के लिखा है, याद होगा आपको, अभी पिछले लिखवाया था मैंने, ठीक है। अब F1 नेट, ठीक है, F1 नेट इन वैक्यूम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। वो क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2/R²। कुछ चेंज दिखा, कुछ नहीं है, कुछ चेंज हुआ नहीं है। अब चेंज करते हैं इनको, अब इसको वैक्यूम से हटाते हैं। वैक्यूम में मैंने देख लिया क्या रिजल्ट आ रहा है। अब इसको हम चेंज करेंगे, किससे करेंगे, मीडियम से, ठीक है। और यहाँ पे भी नेट मीडियम, ठीक है। तो अब ये जो है, ये वाला पार्ट ये तो सेम रह गया, ये वाला पार्ट चेंज होगा, ये उसमें क्या चेंज होगा, नॉट हट जाएगा। तो ये ज़रा देखिए अब क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। इसको एक काम करते हैं, आमने सामने रखते हैं। अब देखिए कुछ डिफरेंस आया। तो हमने ये देखा कि F12 वैक्यूम जो है वो भी वही है, F12 मीडियम जो है ये भी वही है, कोई चेंज है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में अगर किसी भी सिस्टम को आप मीडियम में डालते हैं तो उस सिस्टम के बीच में उन दोनों चार्जेस के बिटवीन जो फोर्स लग रहा है वो चेंज नहीं होगा। हाँ, लेकिन किसी भी चार्ज का नेट फोर्स बदल सकता है। यानी कि अगर 1 पर वैक्यूम में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो वो मीडियम में हो सकता है 5 न्यूटन का ही लग रहा है। लेकिन अगर 1 एंड 2 के बीच में 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो वो मीडियम में भी 3 ही न्यूटन का फोर्स रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। इतनी बार समझ आ गई। अगली बात क्या है, अगली बात है क्या कि के जो था वो था 1/4πε0, ठीक है। था, बिल्कुल था। अब क्या करना है, अब देखो हमें एफ नेट ऑन 1 इन वैक्यूम पता है, एफ नेट ऑन 1 इन मीडियम पता है। अब क्या करना है, अब करना है F1 नेट ऑन वैक्यूम डिवाइड बाय F1 नेट ऑन मीडियम। ये करो तो ये क्या आ जाएगा, ε/ε0। और अब ε/ε0 को ही लिख देते हैं हम εr, और इसी को मैं स्टाइलिश में लिख देता हूँ थोड़ा सा के। ये के क्या है, ये है रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो हमने पहले बताया था, वो के ये होता है। क्या पता चल गया हमें ये पता चल गया कि एफ नेट 1 इन वैक्यूम, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ या फिर के से, तो हमें तुरंत क्या मिल जाता है, एफ नेट 1 इन मीडियम, ये मिल जाता है, ठीक है। अब अगला काम करेंगे तो भाई वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हमें निकालना है। यहाँ क्या है, F12, इधर क्या है R21, और ये क्या है R1, ये क्या है R2, इस डायरेक्शन में क्या है R12, इधर क्या है F21। ये सारा डाटा याद रखना। अब बात आती है कि R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर, इनको ऐड करने पे R1 वेक्टर बनता है। ये पता है आपको, क्यों, इतना याद रखो। R12 वेक्टर जो होता है वो R1 माइनस R2 वेक्टर्स होते हैं। वैसे ही R21 वेक्टर जो होगा वो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर हो जाता है, इतना, ठीक है। F12 वेक्टर लिखना है, F12 लिखते हैं। F12 जो होगा तो K Q1 Q2 बाय R12 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, यही लिखते हैं ना। अब इसको वेक्टर फॉर्म में ले जाएं तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर R12 कैप, ये बन जाएगी। उसी तरीके से F12 वेक्टर जो है वो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर के मॉड का क्यूब इंटू R12 वेक्टर हो जाता, ठीक है। अब R12 को आप R1 माइनस R2 कर सकते हैं, उससे क्या होता कि F12 वेक्टर, ये वेक्टर जो है ये आपका आ जाता 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का मॉड इंटू R1 माइनस R2 वेक्टर, इधर क्यूब। और वहीं F21
वेक्टर जो होता है वो -1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 मॉड का क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर होता। इससे हमें क्या पता लगता कि F21 वेक्टर इज इक्वल टू -F12 वेक्टर। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज वर्क करते हैं कूलम्स लॉ में। Q1 Q2 इज लेस देन 0। सेम मेथड से ये भी हो जाएगा। आगे बढ़े तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल आता है। इसका कुछ नहीं, सीधा साधा मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 10 चार्जेस हैं छोटे छोटे Q1 Q2 Q3 और यहाँ पर एक Q0 चार्ज है, इस पर जो नेट चार्ज होगा ना वो इन सबका वेक्टर सम होगा, बस इतना सा बात है। अब थोड़ा रिकैप ऑफ वेक्टर कर लें। रिकैप ऑफ वेक्टर में कुछ नहीं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आर वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट, ये होगा। और यहाँ से कुछ रिजल्ट याद रखने हैं, जैसे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो आर वेक्टर का मॉड होता है a प्लस बी, 90 डिग्री तो a² प्लस b² का अंडर रूट, 180 डिग्री a विच एवर इज लार्जर माइनस करना है। अगर a बराबर b बराबर कुछ x हो गया, इन दिस केस आर वेक्टर का जो मॉड होता है ना वो 2x कॉस थीटा बाई 2 हो जाता है। और इससे भी कुछ रिजल्ट हैं, जैसे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, x वाले के लिए कर रहा हूँ तो 2x, 60 डिग्री रूट 3x, 90 डिग्री रूट 2x, 120 डिग्री x एंड 180 डिग्री 0। ये 5 नंबर आपको याद रखने हैं। बस रिकैप ऑफ वेक्टर कंप्लीट होता है। उसके बाद नल पॉइंट। नल पॉइंट क्या है? एक पॉइंट है दो चार्जेस के बिटवीन में, जहाँ पर ये जरा गलत है, एनी चार्ज कैन बी केप्ट वेयर इट इज़ इक्विलिब्रियम। मतलब कि एक ऐसा पॉइंट भाई, ये है A, ये है B, दोनों चार्ज पार्टिकल, इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे बराबर 0 हो जाए यार, ये इतनी सी बात है, ठीक है। अब इसके लिए अगर शॉर्ट फार्मूला कहूँ तो a अपॉन रूट n+1 इज इक्वल टू x, ये एक फार्मूला है। यहाँ पर q, यहाँ पर n/q, इधर से x दूरी पर है वो पॉइंट जहाँ पे फोर्स कम है, और यहाँ से ये है a माइनस x दूरी पे, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी है a। ये बातें हैं, ठीक है। अब ये कब होगा? जब n एक पॉजिटिव इंटीग्रल है, ठीक है। अगर अलाइक चार्ज जैसे q और माइनस ऑफ n/q, हमेशा n पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ले लेना ना, n ऑलवेज शुड बी पॉजिटिव। अब अगर ऐसा केस बन जाए कि q है और ये n/q है माइनस का, इस केस में जो छोटा वाला है उससे x बाहर की तरफ नापो, ठीक है। ये दूरी अभी भी a है, ये हो जाएगी a प्लस x, ठीक है। इस केस में जो x की वैल्यू होती है वो होती है a बाई रूट n-1। जब नेगेटिव आ जाए तो यहाँ पे नेगेटिव, जब पॉजिटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव। ये कैसा है आपका नल पॉइंट का। अब बात आती है टाइप्स ऑफ डेंसिटीज़ में। डेंसिटीज़ हमारे पास 3, लैम्डा, सिग्मा, रो, ये बात है। अब ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर, ये है एरियल, और ये है वॉल्यूमेट्रिक। मतलब लैम्डा लाइन चार्जेस के लिए, जैसे रॉड हो गई, वायर हो गया, आर्क है, 1D बॉडीज़ जो है उसके लिए होगा, और उसका मेथड होता है dq/dl। रो एरियल चार्ज डेंसिटी, यानी डिस्क, लैमिनास, कंडक्टिंग 3D बॉडीज, रो इज इक्वल टू dq/da हो जाएगा। अब कंडक्टिंग 3D बॉडीज क्यों बोला? क्योंकि जैसे ये बॉडी है, यहाँ पे चार्ज रखोगे इधर भाग जाएगा, कंडक्टिंग है ना, तुरंत सरफेस की तरफ भाग जाएगा, तो एरिया ही आएगा, वॉल्यूम का लेने का कोई फायदा नहीं है उसमें। उसी तरीके से रो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, इसमें आते हैं सॉलिड 3D नॉन कंडक्टिंग बॉडीज, जितने भी नॉन कंडक्टिंग बॉडीज है उनके लिए रो ही होगा, तो और वो 3D होनी चाहिए, dq/dv। बस इतनी सी होती है चार्ज डेंसिटी की कहानी। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, कहता है कि स्फेरिकल रीजन हैज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज सच दैट द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वेरीज विद रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एज दिस, वेयर कंडीशन दे दी है स्मॉल आर की। अब रो नॉट एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, कैलकुलेट करना है टोटल क्यू ऑन द स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, मतलब टोटल चार्ज कितना है उस स्फीयर पे, ये है। अब ये क्या किया, ये एक छोटा सा एलिमेंट है जिससे सेंटर की दूरी स्मॉल आर, ये हमारा रियल वन है आर का। डीवी ले अगर कितनी दूर में, तो कितना होगा डीवी होगा 4πr²dr। इसके लिए चार्ज होगा वो dq/dr इज इक्वल टू dq/dv। रो लेते हैं तो वो रोता है, यानी कि यहाँ से क्या होगा, इसको हटाओ, यहाँ dv आ जाएगा, इसको इंटीग्रेशन कर दो, इसको कहाँ से करो, 0 से क्यू नेट निकालना है, और ये कहाँ से होगा, रेडियस है कैपिटल आर, तो 0 सेंटर से लेकर कैपिटल आर तक का इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब रो तो हमें पहले ही बताया क्या है, रो नॉट r² से वेरी कर रहा है ना, और dv कितने किससे वेरी कर रहा है, तो 4πr²dr से इंटीग्रेशन करो भाई, 0 से कैपिटल आर, और ये तो क्यू आ गया एज इट इज ही। अब ये अगर इंटीग्रेशन करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 बाहर, रो नॉट बाहर, पाई बाहर, r² r पावर 5/5 फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, ये आ गया। अब क्यू कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा 4 रो नॉट पाई कैपिटल आर की पावर 5 डिवाइड बाई 5। ये क्या आ गया, हमारा जो हमारा आंसर है वो आ गया। नेट चार्ज कितना होगा इस स्फीयर पे, वो आंसर आ गया। आगे बढ़ें तो अब आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन जान लेते हैं क्या है। इट इज़ द एनी चार्ज बॉडी मॉडिफाइज द स्पेस अराउंड इट
in which if any other body enters, it will feel a force of attraction or repulsion. This modified space is known as electric field. यानी कि क्या, ये एक चार्ज बॉडी है, इसने अपने सराउंडिंग में एक ऐसा स्पेस बनाया, खास तरीके का स्पेस डेवलप कर दिया। खास तरीके का स्पेस, किस तरह का स्पेस है भाई? ये एक ऐसा तरीके का स्पेस बनाया कि अगर मैं यहाँ पे कोई छोटा सा चार्ज ले आऊँ तो इस पर या तो अट्रैक्शन और या फिर रिपल्शन, इन दोनों में से, रिपल्शन और अट्रैक्शन, इन दोनों में से किसी एक तरह का फोर्स इस पे लगेगा। इस तरह के खास जो इसने रीजन बनाया है। अब इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज एंड इट इज मेजर्ड इन न्यूटन पर कूलम। फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। इट डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द। अब ये डिटरमाइन करता है कि किस तरह फोर्स लगेगा। उसके बाद फील्ड विजुअलाइजेशन है, इसको आप छोड़ सकते हैं। इसमें क्या कहता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स प्रोवाइड्स अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डेंसिटी ऑफ लाइन्स इंडिकेटिंग फील्ड इंटेंसिटी। ये आप और अच्छे से अभी समझ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसी को फील्ड विजुअलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसको मैंने कहा कि ये प्लस क्यू चार्ज है, इसको मैंने कहा माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, अब ये क्या होगा ज़रा देखें तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी वो हमेशा पॉजिटिव साइड से निकलती हैं। हाँ, तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है तो वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होती हैं, लाइक दिस। अब इनकी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? ये जब भी निकलेंगी हमेशा रेडियली परपेंडिकुलर होकर निकलती हैं और हमेशा ये जाएंगी या तो टर्मिनेट होंगी नेगेटिव चार्ज पे रेडियली परपेंडिकुलर, या फिर इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट करती हैं। जब भी पॉजिटिव क्यू चार्ज कभी भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वहीं नेगेटिव चार्ज हमेशा उसकी उल्टी डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज एट एक्सियल पोजीशन, यूनिफॉर्म रॉड एट इक्वेटोरियल पोजीशन एंड आर सर्कुलर रिंग ऑफ एक्सियल पोजीशन और डिस्क एट एक्सियल पोजीशन, इन सब के बारे में जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज एट एक्सियल पोजीशन, इसमें क्या करना है, ये एक लाइन चार्ज है, इसमें हम क्या करेंगे, कुछ ए दूरी पर एक पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। डी एक्स का हमने छोटा सा पार्ट लिया, इसमें चार्ज होगा डी क्यू। हम लिख सकते हैं कि डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स दूरी पे है, एक्स दूरी पे जाके हमने ये चार्ज लिया है। अब इसके इंटीग्रेशन कर दो तो 0 से ई तक, और इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पहला पार्टिकल मिलेगा ए पर और दूसरा ये एल दूरी के तो एल पर मिलेगा, यानी कि ए प्लस एल पर। इसका इंटीग्रेशन करें तो ये आ जाएगा ई इज इक्वल टू के लैम्डा माइनस का -1 बाई एक्स ए से एल प्लस ए तक। इसका इंटीग्रेशन करते ही हमें मिल जाएगा कि ई इज इक्वल टू के लैम्डा एल अपॉन ए इंटू ए प्लस एल। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी एक एक्सियल पोजीशन के लिए। वहीं पर अगर ये सेमी इन्फाइनाइट रोड हो जाए तो यही इक्वेशन लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए हो जाएगी, क्योंकि 1 अपॉन ए प्लस एल जो है वो 0 हो जाएगा। उसके बाद बात आती है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए ये हमारी रॉड है, यहाँ से हमने कुछ ए दूरी पर ये पॉइंट लिया, इस डायरेक्शन में हमने एक एंगल माना φ2, इस डायरेक्शन में हमने एक एंगल माना φ1। अब यहाँ पर dx का टुकड़ा लिया, कहाँ से, सेंटर से x दूरी पर, इसकी वजह से डी ई एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी इस पॉइंट पर। ये क्या होगा, डी ई परपेंडिकुलर और इस डायरेक्शन में होगा डी ई पैरेलल। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो x को हम ले लेते हैं a tan थीटा tan फाई, और dx को ले लेंगे तो फिर हम a sec स्क्वायर फाई डी फाई। अब इसके लिए जब हम d लिखेंगे तो वो आ जाएगा डी ई इज इक्वल टू के लैम्डा a sec स्क्वायर फाई डी फाई अपॉन में a स्क्वायर sec स्क्वायर फाई, यानी कि डी ई इज इक्वल टू के लैम्डा बाई ए डी फाई आ जाएगा। इससे हमारा फाइनल रिजल्ट आता है ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लैम्डा बाई ए इंटू साइन φ2 प्लस साइन φ1, और वैसे ही ई पैरेलल जो होगा वो आ जाएगा के लैम्डा बाई ए कॉस φ1 माइनस कॉस φ2। अब आगे बढ़ते हैं तो ड्यू टू एन आर, ये हमने एक आर बना दिया। अब ये आर रेडियस का होगा, ये आ गया, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, θ/2 और θ/2 के, ये एंगल थीटा है। अब इस पर क्या होगा, E इज इक्वल टू के डी क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा। डी क्यू को लैम्डा डी एक्स बोल सकते हैं, ये हो जाएगा के लैम्डा डी अल्फा बाई आर ई। अब ई कैसे होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा, थीटा एंगल पे ई साइन थीटा आएगा, इधर भी साइन थीटा, इस वाले पार्टिकल को जैसे आया तो इस तरफ ही आएगा कॉस थीटा में, तो ई नेट एक्चुअली हो जाएगा के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा माइनस θ/2 से θ/2। इसको हमने एज आ ओरिजिन माना तो इधर माइनस और इधर प्लस हो गया। इससे हमारा एक फाइनल रिजल्ट जो है वो आ जाएगा कि ई इज इक्वल टू 2 के लैम्डा बाई आर साइन θ/2। अगला आता है रिंग की वजह से, उसके लिए ये हमारी एक रिंग होगी जो कि एक्स दूरी पे होगी और आर रेडियस की होगी। आफ्टर डैट इसको हम स्मॉल आर दूरी मान लेते हैं इसके टच पॉइंट से, तो इस साइड यहाँ डी कॉस अल्फा होगा, यहाँ डी साइन अल्फा होगा। इससे जो ई नेट है वो आ जाएगा डी ई कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन जो कि है के डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स बाई आर स्क्वायर। इससे इंटीग्रेशन करने पर ई नेट जो है वो आएगा के
क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका एक ग्राफ जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, उसे जान लीजिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ होता है जो कि 2 बार मैक्सिमा को टच करता है। पहला मैक्सिमा जो होता है ये होता है r/√2 ये वाला, और ये होता है -r/√2 पर। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क जो है वो x दूरी पे आएगा। x दूरी पे आएगा तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इस बार इसको लेंगे सिग्मा से, यानी कि k सिग्मा 2πx इंटीग्रेशन r/r² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। 0 टू कैपिटल R इसका फिर से इंटीग्रेशन किया जाएगा। इसका करने से आपका आएगा k ρ2π इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा 0 टू r। ये कैसे आया? तो r को आपको लेना है x tan थीटा और dr आपका उसी से आ जाएगा। इससे k सिग्मा 2π माइनस ऑफ कॉस थीटा आएगा, यानी कि ई नेट जो है वो आ जाएगा k सिग्मा 2π 1 - x/√r² प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक सुपरफिशियल कॉन्सेप्ट है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस को बताने के लिए। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, जैसे ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड या इनवर्ड होगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड होता है और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड होता है। ये हमेशा इन्फिनिटी या फिर नेगेटिव चार्ज पर ही जाकर टर्मिनेट हो जाता है। किस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट डालने से उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चलती है। ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि अगर वो करते हैं तो इट विल गिव 2 डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सिंगल पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद कोई सडन ब्रेक नहीं हो सकता इसमें। क्राउड मोर स्ट्रॉन्ग फील्ड, यानी कि अगर एक आपने ये यूनिट एरिया डिफाइन किया, अब जैसे यहाँ से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलें, ठीक है, तो ये है एरिया, ये है एरिया, ये निकल रही हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 2 इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 4 है। एरिया के लिए जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। फिर इक्वल स्पेसिंग होगी, कभी भी किसी भी इंस्टेंट पे इनके बीच का जो स्पेस होगा ना वो इक्वल रहेगा। ये नहीं कि ओवरऑल स्पेस इक्वल रहेगा। फील्ड अप्लाई फोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन इट्स डायरेक्शन और नेगेटिव चार्ज इन अपोजिट डायरेक्शन। फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज को अपनी डायरेक्शन की तरफ फोर्स अप्लाई करती है और नेगेटिव चार्ज को उसके अपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड्स की। ये क्या है? इट इज़ अ मेजर ऑफ नेट फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस। बस फाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। ये याद रखना है। इससे क्या आता है कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ए कॉस थीटा, यानी कि फाई जो है वो एक्चुअली ई और ए का डॉट प्रोडक्ट होता है, स्केलर क्वांटिटी है। तो चल गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है? ये एज इट इज याद रखना। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ अ नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। यानी गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस, इसके अंदर जितने चार्ज है ना उसका टोटल, यानी कि ई इनक्लोज्ड बाय ε0, ये एक्चुअली एरिया का इंटीग्रल मल्टीपल, यानी ई इंटू एरिया होगा, डी एस कह लो। यानी कि इससे क्या होता है कि डी फाई इज इक्वल टू फाई, तो डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ऐसा बोल दिया, ये हमें बता दिया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा कि फाई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई नेट इंटू डी एस। और लेकिन ये अभी बोला कि क्यू इंक्लोज का एप्सिलॉन टाइम्स है, यानी कि डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू नेट बाई एप्सिलॉन टाइम्स। अब ये कुछ ट्रू और फॉल्स जो आपको खुद करने हैं। फिर डेरिवेशन आती है इसकी। फील्ड ऑफ इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनाइट प्लेन शीट, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। इसको भी जल्दी से कवर करते हैं। जैसे ये एक इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है, ये हमने एक गॉसियन सरफेस माना सिलेंड्रिकल। हम हमेशा गॉसियन सरफेस ऐसे मानते हैं जिनके एरिया या वॉल्यूम हम निकाल सकें। मेनली एरिया हमें पता होते हैं, क्योंकि उससे हमें इंटीग्रेशन आसान हो जाती है। तो ई इंटू 2πr/L इज इक्वल टू क्यू चार्ज है अंदर और ε0 टाइम्स, इसको इधर भेजो तो ई आ गया हमारे पास क्या 2k λ/r। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई लॉन्ग वायर के लिए। अब शीट के लिए निकालनी है, ये लो शीट के लिए फिर से एक सिलेंडर मान लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो इधर होगी, इसकी वजह से होगी, उसके लिए ये है। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा कि ई ए इज इक्वल टू ρ/ε0 टू ई ए। यहाँ से क्या आएगा ई इज इक्वल टू ρ/2ε0, ये आ गया। अब स्फेरिकल सेल के लिए क्या करना है? हाँ, ये एक छोटा आर, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर। ई इंटू में 4πr², ये बराबर होगा ρ/ε0 4π कैपिटल आर स्क्वायर के। इससे क्या आएगा कि ई इज इक्वल टू ρr³ आर स्क्वायर, यानी कि q/4πε0 आर स्क्वायर, यानी कि ई जो है होगा q/4πε0 आर स्क्वायर आर कैप। ये आ जाता है। अब फील्ड इनसाइड अ सेल हमेशा जीरो होता है, ये आपको पता जाना चाहिए। और इसी के साथ हमारे सारे टॉपिक इस पहले चैप्टर के खत्म होते हैं। थैंक यू। Thank you guys for watching complete video. I hope you have cleared all your topics related to this chapter. If you are new on our channel, do not forget to subscribe, like, and also comment about your doubts related to this chapter.